हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और ई दृष्टि में हमारी करंट अफेयर की क्लास चल रही है, ई दृष्टि की। और आज हम भारत पोलैंड तक पहुँच गए। तो कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, अब आज से यहाँ तक शुरू करना है हमें, ठीक है। तो अगर आप स्टडी विद अनु के चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ, उसके बाद इस क्लास को शुरू करूँगी। तो जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास सिर्फ 15 या से 20 मिनट की होती है, उससे तो ज़्यादा समय की ये क्लास नहीं होती है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आपका आराम से रेडी हो जाए आपका, क्योंकि करंट ऐसा होता है ना कि हम याद नहीं कर सकते करंट को, मतलब लर्न करने वाला चीज़ नहीं है करंट। करंट क्या है, आपको 4 से 5 बार पढ़ना है, 4 से 5 बार सुनना है, अपने आप ही वो दिमाग में बैठा जाता है। बस करना क्या है, रिवीजन करते रहना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को, मेरे प्लेलिस्ट को आराम से, हर चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी भी बनी हुई है, तो आप बस प्लेलिस्ट चला के छोड़ दो। किसी भी एक दिन आप हफ्ते का चूज़ कर लो और उस दिन आपको ये रखना है कि हमको ना प्लेलिस्ट चलानी है। और अब तक जितने भी वीडियो आपके मैंने अपलोड किए हैं उतने सारे एक साथ सुन डाला करो। तो इससे क्या होगा ना, आप हफ्ते में एक भी दिन करोगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। पढ़ने का टाइम नहीं है तो सुन भी लो, सुनने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं बस थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा आपको कुछ क्लासेस कराई जा रही हैं। डेली 3 क्लासेस मैं आपके लिए लाती हूँ। सुबह 8 बजे आपकी क्लास आती है, एक सेकेंड, सुबह 8 बजे आपकी क्लास आती है एनसीईआरटी की, जिसमें मैं 6th क्लास की एसएसटी कंप्लीट करा रही हूँ। तो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी के लिए, पेट के लिए, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, हर एग्ज़ाम में आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी की मैं 6th क्लास की एनसीईआरटी करा रही हूँ आपको, ऑलमोस्ट होने वाली है ये। उसके बाद हम 7th क्लास में पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी 12 बजे ये आपकी आती है करंट की, अपनी ये क्लास आती है ई दृष्टि, जिसमें मैं कंप्लीट करा रही हूँ। और जैसे ई दृष्टि कंप्लीट होगा उसके बाद हम दूसरी मैगजीन शुरू कर देंगे ताकि हमारा रिवीजन शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी शाम को 5 बजे पेट की क्लास एक। तो मैं पेट की एक क्लास करा रही हूँ, जिसमें आपको पता ही है कि पेट का एग्ज़ाम अब बहुत पास है। तो ये भी आपका रिवीजन सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आदित्य रंजन सर की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ। और फटाफट से ये बुक जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद मैं आपको मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर दूंगी। तो बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं आपके, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, तो हमें अब प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। तो मैं ये सारे वीडियोस जो है ना आपके खाली सुबह 8 बजे वाला जो एनसीईआरटी का है, इसका थोड़ा आपका एक पूरा चैप्टर डेली करा रही हूँ, तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा था। अदरवाइज़ करंट और पेट का जो आपका वीडियो, ये मैं 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन अब सिर्फ करंट का वीडियो ही 15 से 20 मिनट का होगा। अब आज से जो क्लास पेट की आएगी उसमें मैं जानकारी दे देना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट आपको दूंगी। एटलीस्ट आधा घंटे का वीडियो आपका जाएगा, क्योंकि टाइम कम बचा है और ये बुक हमें पूरी फिनिश करनी है और उसके बाद हमें मॉडल पेपर लगाना है, इसलिए मैं बोली, ठीक है। तो अभी थोड़ा ज़्यादा समय हो गया है, पेट की जानकारी मैं पेट वाली क्लास में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लिए और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, न्यूज़ है हमारी भारत पोलैंड। तो 21 से 22 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा क्या करी थी भाई, संपन्न करी थी, ठीक है। ये विगत 45 वर्षों के दौरान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा थी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, पहला जो होगा वो याद रखने वाली चीज़ है। तो पहली पोलैंड यात्रा थी किसकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और 45 वर्षों के दौरान ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा थी, ठीक है। ज्ञात है कि इसके पूर्व 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड की यात्रा पर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा वर्ष 2024 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वारसा में डोबरी महाराज स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली हम पढ़ चुके हैं, शायद मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अगर ये दोबारा से रिपीट हो रही है तो भी चलिए रिवीजन कर लेते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट कर लेते हैं। ये स्मारक स्थल नवागढ़ के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी की रणजीत सिंह जी डजेरा के प्रति पोलैंड लोगों के लोगों और सरकार के सम्मान और कृतज्ञता की याद दिलाता है, ठीक है।
याद है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाम साहब ने पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों और महिलाओं को शरण प्रदान की थी। प्रधानमंत्री ने वारसा स्थित कोल्हापुर स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करी। ये स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर की रियासत द्वारा पोलैंड के लोगों के प्रति प्रदर्शित की गई उदारता को समर्पित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के वलीवड़ी में स्थापित कैंप में पोलिश लोगों को शरण प्रदान की गई थी और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वारसा में मोंटे कैसिनो युद्ध, ठीक है, स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करी। यह स्मारक पोलैंड, भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान और वीरता की याद दिलाता है। इन सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में मोंटे कैसिनो के प्रसिद्ध युद्ध में एकजुट होकर युद्ध किया था, ठीक है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जाम साहब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक एक नई पहल की भी घोषणा करी। इस पहल के तहत प्रतिवर्ष 20 पुलिस युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच बैठक का आयोजन किया गया, ठीक है। दोनों नेताओं ने भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय किया। इस रणनीतिक साझेदारी को क्रियान्वित करने के लिए दोनों देश वर्ष 2024-28 के बीच एक पंचवर्षीय संयुक्त कार्य योजना यानी कि 5 ईयर ज्वाइंट एक्शन प्लान फॉर 2024 to 2028 पर सहमत हुए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारसा स्थित बेल्वेडर पैलेस में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करी। तो पोलैंड के राष्ट्रपति का नाम हमें मिल गया, याद रखना है, क्या नाम है, आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा। अब चलते हैं न्यूज़ पे नेक्स्ट, भारत और मलेशिया, ठीक है। चलिए 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है भाई, दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न करी। नवंबर 2022 में मलेशिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, जो हाईलाइट कर रही हूँ वो याद रखिए। साथ ही ये मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में भी इब्राहिम की किसी दक्षिण एशियाई देश की पहली यात्रा थी, ठीक है। प्रमुख घोषणाएं क्या हुई हैं, तो संघ यात्रा के दौरान की गई प्रमुख घोषणाएं निम्नवत है। भारत सरकार के द्वारा मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के एक मुफ्त विशेष आवंटन की घोषणा की गई। मलेशिया ने संस्थापक सदस्य के रूप में IBCA में शामिल होने का निर्णय लिया है। UTAR यूनिवर्सिटी टुनको अब्दुल रहमान मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी। मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना की जाएगी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। भारत मलेशिया स्टार्टअप गठबंधन के तहत दोनों देशों में स्टार्टअप पारितंत्र के मध्य सहयोग की घोषणा। भारत द्वारा अपने UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को मलेशिया के पेमेंट के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। संघ यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और स्वदेश वापसी, आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर MOU सहित कुल 8 समझौते MOU हस्ताक्षरित हुए। साथ ही 19 अगस्त 2024 को आयोजित नवे भारत मलेशिया CEO फोरम की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत और वियतनाम की। तो 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न करी। तो वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है, मिनचिन, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के नात्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया। इस पार्क का निर्माण भारत की सहायता से किया गया है। वियतनाम के द्वारा CDRI कलेक्शन फॉर डिजास्टर रीसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने की घोषणा क्या करी गई है, की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोनों देशों के मध्य 2024 से 2028 की अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना यानी कि प्लान ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 9 समझौते यानी MOUs हस्ताक्षरित हुए, ठीक है। रक्षा खरीद के लिए भारत सरकार के द्वारा वियतनाम सरकार को प्रदान की गई $300 मिलियन की ऋण सहायता के तहत ऋण समझौते हस्ताक्षरित हुए। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर
के विकास एवं सहयोग पर MOU हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं भारत और रूस की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य मॉस्को यानी कि रूस की यात्रा संपन्न करी। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के पश्चात एक संयुक्त वक्तव्य बयान जारी किया गया जिसका शीर्षक था भारत रूस स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा। भारत और रूस चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु तत्पर है। ज्ञात है कि 2019 में भारत और रूस ने अपने संबंधित शहरों यथा चेन्नई और व्लादिवोस्टोक में स्थित बंदरगाहों को आपस में संबद्ध करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान कुल MOU समझौते हस्ताक्षरित हुए, जिनमें प्रमुख है वर्ष 2024 से 2029 की अवधि के लिए रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में सहयोग का कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन और निम्न कार्बन विकास के मुद्दों पर MOU, मानचित्र कला के सामान्य क्षेत्र में सहयोग के संबंध में MOU, ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान और लॉजिस्टिक में सहयोग पर MOU, प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर MOU आदि। ठीक है, अब बात करते हैं रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो 9 जुलाई 2024 को मॉस्को के क्रेमलिन स्थित सेंट एंड्रयू हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में रूसी राष्ट्रपति, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है भाई, तो व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार रशियन हाईएस्ट स्टेट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता है, इसलिए ये इनका सम्मान जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की बात कर लेते हैं। तो 9 जुलाई 2024 को मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों को स्थापित किए जाने की घोषणा करी है। ये 2 नए वाणिज्य दूतावास रूस के शहरों यथा कजान एवं यकातेरिनबर्ग में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, हमारा 12 मिनट का ये वीडियो हो गया है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को स्टार्ट कर देंगे। चलिए एक पेज इसका कंप्लीट कर देते हैं आज से। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट 2025। ठीक है, वर्ष 2025 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा जो है वो अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है आपकी रिपोर्ट। ठीक है, तो 2015 में एजेंडा जो है 2030 तक एजेंडा ये जो है अंगीकृत किया था। ठीक है, इस एजेंडे में कितने आपके लक्ष्य हैं ये याद रखना है। कितने लक्ष्य हैं? 17। ठीक है, तो SDG लक्ष्य हमारा कितना है? 17 है। ठीक है, और आपका इसमें जो उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो निर्धारित किए गए थे आपके 169। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 आपके उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें वर्ष 2030 तक क्या करना था? प्राप्त किया जाना है। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों और उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रति वर्ष क्या है? वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। अब इसमें याद रखने योग्य बातें देख लेते हैं। तो 24 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया। ये इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण था? तो ये याद रखना है, ये इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण था जो 2025 में जारी हुआ। ठीक है, इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो इस रिपोर्ट का शीर्षक था फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। ये याद रखना है। ठीक, अब SDG सूचकांक 2025 के अंतर्गत कुल 167 देशों को कितना रैंक प्रदान की गई। ठीक है, ये भी याद, इसकी हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस सूचकांक में किसी देश को प्राप्त स्कोर सबसे खराब संभावित परिणाम स्कोर कितना होता है? 0। तो यानी किसी का खराब स्कोर है तो उसको क्या मिलेगा? 0। और अगर लक्ष्य प्राप्त किया उसने तो कितना स्कोर मिलेगा उसको? 100 मिलेगा। ठीक है, इसकी स्थिति को क्या करता है? इंगित करता है। चलो अब आगे देखते हैं SDG सूचकांक 2025। ठीक है, तो 2025 सीरीज तो फिनलैंड को कितना स्कोर मिला? 87। ठीक है, स्वीडन को कितना मिला? 85। डेनमार्क को कितना मिला? 85। तो सबसे ऊपर पे टॉप पे कौन है? फिनलैंड है भाई, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आपका स्वीडन है 85
स्कोर लेकर के, और नंबर 3 पे आपका डेनमार्क है 85.3 स्कोर लेकर के। जर्मनी आपका नंबर 4 पर है 83.7 स्कोर पर, और फ्रांस आपका है 83.1 स्कोर पे 5 नंबर पे। तो 1 नंबर पर फिनलैंड है और 5 नंबर पर आपका फ्रांस है। तो ऐसे याद कर लेना, 1 पे फिनलैंड, 2 स्वीडन, 3 डेनमार्क, 4 जर्मनी, 5 फ्रांस। ठीक है। इस सूचकांक में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिण सूडान ने 41.6 के समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान, तो यहाँ पे ये याद रखना है अंतिम स्थान किसने पाया है भाई, तो अंतिम स्थान पाया है दक्षिण सूडान ने। ठीक है, 167वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, एसडीजी सूचकांक 2024 में, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत कहाँ पर है। तो एसडीजी सूचकांक 2024 में भारत 167 देशों में 99 नंबर पर है। ठीक है, तो भारत का स्कोर कितना है 67। ठीक है, 2024 में भारत 109वें नंबर पर था, और अब ये पूरे 10 नंबर नीचे आकर के कितने पे आ गया है, 99 पर आ गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 की बात कर लेते हैं। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ष 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक यानी कि आपकी ईयर बुक है। ठीक है, स्मरणीय तथ्य क्या है, तो जून 2025 में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ल्ड, कहाँ लिखा है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग WCR के 36वें संस्करण को जारी किया गया। कौन सा संस्करण है भाई, ये 36वां है। ठीक है, इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र के द्वारा संकलित किया जाता है, और इस वर्ष रैंकिंग में विश्व की 69 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम शीर्ष 3 देश देखेंगे कि WCR में 2024 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं। तो पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है सिंगापुर, और तीसरे पर है आपका हांगकांग। स्कोर आप देख लो, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है 100 स्कोर के साथ, सिंगापुर है 2 नंबर पर 99.4 स्कोर के साथ, हांगकांग है 3 नंबर पर 99.2 स्कोर के साथ। ठीक है, WCR 2024 में अंतिम 3 देश कौन से हैं, तो 69 नंबर पर है वेनेजुएला, 68 पर है नामीबिया, और नाइजीरिया 67 पर। तो स्कोर देख लो भाई, 69 पर है 25.5, नामीबिया 37.5 68 पे, और 67 पे नाइजीरिया 39.7 स्कोर पे। ठीक है, तो WCR 2025 में भारत ने 64.2 स्कोर के साथ 41वां स्थान हासिल किया। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा संघ। तो ये भारत का जो वो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत का भाई 41वां स्थान है, ये याद रखिए, और 64.2 स्कोर मिला है WCR 2025 में ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 की। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक देशों का उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता के आधार पर मूल्यांकन करता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के तहत विश्व के 118 देशों की ऊर्जा प्रणालियों के निम्न 3 आयामों पर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान की गई। समानता, स्वच्छ ऊर्जा और सतत आर्थिक विकास तक वहनी पहुंच, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो 18 जून 2025 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी किया गया। तो ये चीज याद रखनी, कौन जारी करता है भाई, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है क्या, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। ठीक है, ये सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 के अंतर्गत नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा नहीं छपा हुआ है, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस सूचकांक में स्वीडन जो है वो प्रथम स्थान पर है, जबकि आपका कांगो क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य अंतिम में 118वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अब ETI 2025 में शीर्ष 5 देशों की बात कर लेते हैं। तो देश आपका नंबर 1 पर है स्वीडन 77.5 स्कोर के साथ में, फिनलैंड दूसरे नंबर पर है 71.8 स्कोर के साथ में, डेनमार्क है 3 नंबर पर 71.6 स्कोर के साथ में, नॉर्वे है 71.4 स्कोर के साथ में, 5 नंबर पर है स्विट्जरलैंड आपका 71.0 यानी कि स्विट्जरलैंड है आपका 5वें नंबर पे। तो स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यही सारे देश जो है ना वो आगे पीछे रहते हैं हर रिपोर्ट में, हर उसमें। तो कुछ नाम है ना जो आपको रट लेने चाहिए, कोई ना कोई तो आ जाता है। ETI 2024 में भारत का देख लेते हैं। तो भारत विश्व के 118 देशों में कितने नंबर पर है, ये याद रखिएगा, 71वें स्थान पर है। स्कोर इसका 53.3 है। ठीक है, तो अब हमारा वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट से ऊपर का हो चुका है।
तो ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025 जो है अब 20 मिनट का होने वाला है, तो इसलिए मैं वाइंड अप कर रही हूँ। तो कल हम यहाँ से पढ़ेंगे ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025 में, ठीक है। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए, पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल आगे की अपनी एक न्यूज़ के साथ में, ठीक है। धन्यवाद।